सलाम लाहौर सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज तो मौसम भी बहुत खुशगवार है। कल रात मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, हवा चली ठंडी और आज सुबह से भी सूरज जो है वो थोड़ा कम गुस्से में नज़र आ रहा है और बादल भी हैं, हवा भी चल रही है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाला हफ्ता जो है वो इसी तरह से गुजरे। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेट डेज़ में जो है वो बारिश भी एक्सपेक्ट की जा रही है। मौसम की सूरत हाल आज कैसे रहेगी आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत वो नोट किया गया जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 39 और 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, जुलाई 2015 था अप्रैल 2016, 10 माह में 10 अरब की बिजली चोरी। तौसी मंसूबा, चिल्ड्रन अस्पताल के लिए मुख्तस 40 करोड़ में से सिर्फ 27 लाख खर्च हुए। अफसरान की किल्लत, 90 से जायद आला ओहदों की आसामियां खाली। और रमजान बाजार अब रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। यदि हमारी टॉप स्टोरीज इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जुनैद रियाज, इमरान यूनिस। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। इमरान भाई आपसे बाकायदा आगाज़ करेंगे। 10 माह में 10 अरब की बिजली चोरी, बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर आप ये देखें कि 10 माह में 10 अरब की चोरी हुई है तो इसका मतलब है कि एक माह में 1 अरब रुपए की चोरी हुई है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये चोरी कर कौन रहा है और हो कैसे रही है, कौन इन्वॉल्व है इसमें। ये चीज़ें देखें, 10 माह में 10 अरब की बिजली चोरी, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये देखें, ये कंपनी दस्तावेज़ात हैं जो शाहिद सिप्रा हमारे जो रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से जो दी गई हैं कि ये कंपनी की दस्तावेज़ात हैं जो शाहिद सिप्रा ने हासिल की और कल सिटी 42 पर ये चीज़ जो है वो ऑन एयर हुई और आज हमारे इस न्यूज़पेपर की लीड स्टोरी है। क्या जो महकमे हैं, अगर हम सिर्फ लेस्को की बात ना करें, जो आला सतह पे लोग बैठे हुए हैं या फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उन्होंने आंखें बंद कर रखी हुई हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम ये क्या हो रहा है? और पिछले दिनों ही हमने एक और खबर डिस्कस की थी जिसमें लेस्को चीफ की जो तोसी है उसको बढ़ाना चाहते थे। मुझे बताएं किस बेस पे उनकी तोसी का मुतालबा तब किया गया और अब दे भी दी गई है उनको तोसी? ये क्या कारकर्दगी? बिल्कुल सही, नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने तो आ गई है जुनैद। एक तरफ तो ये 10 अरब की बिजली चोरी और दूसरा ये नुकसान जो है वो फिर आम सारिफिन से निकाला जाता है ओवर बिलिंग की मद में, क्योंकि आपने अपने लैंड लॉसेस पूरे करने हैं। आप क्या कहोगे इस पर? तो ये आप देखें, दुनिया भर में पसमानदा तरीन ममालिक में भी जो है वहाँ पर ये इस तरीके से बिजली चोरी नहीं होती जिस तरीके से यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने आंखें अपनी बंद कर रखी हैं और इस हवाले से लेस्को चीफ को जो है वो एक्सटेंशन भी दी जा रही है। तो ये सूरत हाल है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम इसके ऊपर एक्शन लें और उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। और मुशर्रफ दौर में जो है वो मीटर रीडिंग के हवाले से जो है कि वो एक सिस्टम शुरू किया गया था कि एक्सीएन को जो है वो मीटर दिया जाएगा और उसको जितनी बिजली दी जाएगी उसका से हिसाब लिया जाएगा। अगर उसे 1 लाख की बिजली दी जाएगी तो वो 1 लाख का हिसाब देगा, अगर लैंड लॉसेस के अलावा। तो वो एक सिस्टम था जिसके तहत जो है वो बिजली चोरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तो ये एक तरीक़ाकार है कि हम उस पर इम्प्लीमेंट करें और उसको जो है वो बिजली चोरी के हवाले से अच्छा, इस तरह की बहुत सी पॉलिसीज़ बनती हैं। कभी लैंडलाइनमैन को एंड्रॉयड फ़ोन दे दिए जाते हैं कि उसकी तस्वीर जो है, मीटर की जो तस्वीर है वो बिल के ऊपर आएगी। कभी उनके साथ मिली भगत करके वो लोग जो है वो बिजली चोरी करवा भी रहे होते हैं। यही चीज़ है। देखें, लाइनमैन के बगैर, मीटर रीडर के बगैर क्या चोरी मुमकिन है? मुझे ये बताएं, ये चोरी किसने की होगी? ना मेरा जैसा कर सकता है, ना जुनैद जैसा कर सकता है, ना आप जैसा कर सकता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े नाम जो हैं वो आते होंगे, यकीनन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। 1 अरब 78 करोड़ यूनिट का 10 माह में गायब हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। और ये बिल्कुल 1 करोड़ नहीं, 1 अरब 78 करोड़, 1 अरब 78 करोड़ 1 अरब मतलब यूनिट गायब हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। आप ये देखें
कि इसमें ये मिली भगत के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। इसमें मतलब लेस्को की जो नाअहली है उससे साफ जाहिर है। और आप उस पर मुझे तो हैरानगी हो रही है, वो मैं माजी में जाना चाहूँगा कि आप किस बेस पे जो है वो लेस्को चीफ को यार किस कारकर्दगी पे आप उनका एक्सटेंशन देना चाह रहे थे उस वक्त। बिल्कुल सही। एक तो अफसरान वहाँ पर चोरी करते हैं, फिर इन अफसरान को यूनिट्स भी फ्री हैं जो घरों में हज़ारों के हिसाब से जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, और वो यूनिट्स जो हैं आम पब्लिक पर वो डबल बिल करके डाल दिए जाते हैं। अगर बिजली चोरी होती है तो उनसे अगर एक घर में 2 पंखे या एक टीवी लगा हो तो उन्हें 35 से 50,000 रुपए बिल भी आ रहा है। उन्हें तो कुछ नहीं ना, उनको तो यूनिट फ्री मिलते हैं, उन्हें क्या अपना काम पूरा और इस तरह उनकी दिहाड़ियां भी लगती रहती हैं। कारकर्दगी है कि कल आंधी चली है और बूंदाबांदी हुई है, कोई तूफानी बारिश नहीं आई है, फीडर ट्रिप कर गए, 50 फीडर ट्रिप कर गए, और कितने इलाकों की बिजली तो जो है हमारे बंद हो गई। मतलब शहर के छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कि भाई आंधी चली है, तूफान आया, लो जी अब बिजली गई, अब बिजली गई, अब फीडर तो वैसे ही बिजली नहीं आ रही होती, लोड शेडिंग है और उसके बाद फीडर स्ट्रिप कर देंगे। तो हर बच्चे को आप अभी बात कर रही थी कि मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन से आप जो है वो मीटर रीडिंग जो है वो लेना शुरू कर दे, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आप लें, जब आप इंटरनल सिस्टम जो है वो अपना बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। इसकी बुनियादी वजह ट्रांसमिशन लाइनें बताई जाती हैं। ट्रांसमिशन लाइनें ये क्यों नहीं तब्दील करते हैं और पुरानी लाइनों के ऊपर ही क्यों इंसार किया जाता है। यहाँ पर तो एक ट्रांसफार्मर की कोई तार जल जाए तो इनको घंटों लग जाते हैं, ये देखने में दिन लग जाते हैं, ये देखने में कि कहाँ से टूटी है और कहाँ से जाके उसको जोड़ने। बिल्कुल यही तो मसला है ना असल, कि इंटरनल सिस्टम आप अपना बेहतर नहीं करते हो, नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो आप अपनाना चाह रहे हैं, फंड लेना चाह रहे हैं और इस तरह खर्च कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि आप बिजली चोरी रोक ही नहीं रहे। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बिजली चोरी कैसे पकड़ी जा सकती है। पकड़ना क्या है, ऑलरेडी जब सारा हमला इसमें इन्वॉल्व होगा तो आप बिजली चोरी कैसे रोकेंगे और कैसे पकड़ेंगे आप? जब आपका महीना जो है वो फिक्स हुआ है कि लो जी इस फैक्ट्री से इस बंदे को 1.5 लाख रुपया जो है वो मिलना है, इस घर से इस बंदे को 15,000 रुपया जो है महीना मिलना है, 50,000 रुपया मिलना है, तो फिर आप कैसे बिजली चोरी रोकोगे? बिल्कुल सही। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी, तौसीम मंसूबा चिल्ड्रन अस्पताल के लिए मुख्तस 46 करोड़ में से सिर्फ 27 लाख खर्च हो चुके। ये भी एक अलमिया बन गया है कि बजट जब आना होता है तो आप ऑडिट करना शुरू करते हैं और फिर पता लगता है कि इतना मुख्तस किया गया था और उसमें से सिर्फ इतना सा जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन ये चीज़ें जो है ये तो पहले से जो है वो देखी जानी चाहिए। जो आप बात कर रही हैं अभी ऑडिट रिपोर्ट वाली, ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही ये चीज़ें क्यों मंजर आम पर आती है? क्या जिन लोगों को पहले ये फंड्स दिए जाते हैं उनसे मालूम नहीं किया जाता कि ये मंसूबा जो है वो कब तक खर्च होगा? और इस मंसूबे की अहम चीज़ें ये देखें, इसमें अगर हम बात करें कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए ये जो बात हो रही है कि 46 करोड़ में से सिर्फ 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो मेडिकल डायरेक्टर है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 93% जो है वो बजट खर्च हो चुका है। लेकिन ये बजट कहाँ खर्च हुआ है? ये सिर्फ बिल्डिंग पे खर्च हुआ है, लेकिन इसके जो आलात हैं वो उन पे खर्च नहीं हुआ और ना ही वो लाए। देखें, जो वहाँ पर पेशेंट जा रहा है उसको बिल्डिंग से कोई सरोकार नहीं है, उसे सिर्फ ये है कि उसे सहूलियात कैसे मिल रही हैं, क्या वहाँ पर इंक्यूबेटर्स जो हैं वो उन्हें मिल रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। है ना, हमारे लाहौर में जब भी कोई बात आती है कि बच्चों को लेकर जाना तो सबसे पहले नाम आता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, और लेकिन सहूलतों का फुकदान वहाँ पर देखें आपको साफ पता चलेगा। और उसके बाद आप ये करें कि 46 करोड़ में से सिर्फ 27 लाख रुपए खर्च करें, और उसमें से आप अगर प्राइवेट सेक्शन में चले जाओ तो आपको हर चीज़ जो है वो पूरी मिल रही होगी क्योंकि वहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या वतीरा है कि अगर आपको 46 करोड़ रुपए दिए हैं तो आपने सिर्फ 27 लाख खर्च किए हैं, और फिर जो है वो क्या फंड्स दिए नहीं जाते इनको, या इनके पास फंड्स होते हैं और ये काम नहीं करना चाहते हैं? जी, ये गुड गवर्नेंस पर एक सवालिया निशान है कि आपको इतने पैसे दिए गए और आपने वो खर्च नहीं किए। आप अगर एक्सपीरियंस करें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर अपनी भतीजी को लेकर गया था, तो वहाँ पर ये सूरत हाल थी कि जो ऑपरेशन के बाद जो है वो बेंच के ऊपर लिटा कर जो है वो उन्हें वहाँ पर ड्रिप लगाई गई। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर। तो इतने पैसे मौजूद होने के बावजूद खर्च ना किया जाना, और दूसरी जानब गुड गवर्नेंस का नाम लिया जाता है, मेट्रो बनाई जाती है, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई जा रही है और ये सब चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन हेल्थ का वज़ीर जो है वो अभी तक आपने नहीं लगाया। वो हेल्थ की वजारत जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने खुद अपने पास रखी हुई है। और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो कैसे जो है आप हॉस्पिटल्स में जो है आवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम कर सकेंगे? अच्छा, ये अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, ये अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है जिसे हॉस्पिटल इंतजामी की जाने से मुस्तरद किया जा रहा है कि हमने तो इतना बजट जो है वो 93% जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, आपकी रिपोर्ट जो है वो ख़राब। अब ये मतलब ये क्रॉस ब्लेमिंग जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, दूसरी जानिब इन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि वज़ीर सेहत नहीं है, और ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि ये
जो डिपार्टमेंट है वो वज़ीर आला पंजाब ने अपने हाथ में रखा हुआ है, तभी शायद अस्पतालों की ये हालत है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो इसको तवज्जो दे सके। देखिए वज़ीर आला सिर्फ उसी चीज़ के एक्शन लेते हैं जो मीडिया पर हाईलाइट हो जाती है। अब ये देखें, ये सिर्फ 42 पर ये खबर जो है वो हाईलाइट हुई है, तो यकीनन शायद इसका भी वो एक्शन ले लेंगे। क्या अब ये ज़रूरी हो गया है कि एहतजाज होगा या मीडिया पर कमेटी बना दी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा जी तयन किया जाएगा कि जिम्मेदार कौन है, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा और उसके बाद जो है बजाय किसी हेड के मुअत्तल करने के किसी ना किसी अकाउंटेंट ऑफिसर को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। देखिए असल मकसद कमेटी बनाने का ये नहीं है कि आप मुअत्तल कर दें, ये कर दें। असल चीज़ तो ये है कि यार आप मरीजों को सहूलियात क्या देख रहे हैं। देखिए तिब्बी आलात और मशीनरी जो है वो आप खरीद नहीं पा रहे, तो बजट तो आपका लैप्स कर गया ना। या फिर आप ये करना चाह रहे हैं कि जानबूझकर ये बजट जो है वो लैप्स करवा के आप जो बड़े बड़े आपके मंसूबे हैं जिनसे आपकी सियासी तशहीर होती है उनमें लाना चाह रहे हैं। अगर इसकी टेक्निकल बात की जाए तो इनको इतने फंड्स दिए ही नहीं जाते, इनको इशू नहीं किए जाते, मुख्तस किए जाते हैं और फिर रिजेक्शंस लगा दी जाती हैं हर मंसूबे। देखिए ये स्पेशल ये उन फंड्स की बात हो रही है जो बजट से हट के सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी जाती है। आप ये चीज़ देखें ना कि यार आपको इतने फंड मिल रहे हैं, उसके बावजूद आप लगाने के बजाय उन्हें सेव कर रहे हैं या आपका प्रोजेक्ट जो है वही नहीं आप मुकम्मल कर पा रहे। असल देखें फैक्ट तो मरीज हो रहा है ना, जो बेचारा तड़पता हुआ हॉस्पिटल में आ रहा है शायद इस वजह से कि जी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज सस्ता होगा, सहूलियात जो हैं वो अच्छी मिलेंगी, लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम कि सरकारी हॉस्पिटल तो है लेकिन यहाँ पर सहूलतें नहीं पूरी, इसीलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं और बेचारे अपनी जेबें कटवाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर हम डिस्कस करेंगे और अफसरान की किल्लत है जी। 90 से ज़्यादा असामियाँ और आला ओहदों की असामियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हैं। इमरान भाई 90 से ज़ायद और आला अफसरान यानी कि ग्रेड 18, 19, 20, इससे ज़्यादा बड़ा ग्रेड होता कौन सा है? बिल्कुल आप ये देखें कि ये कितनी अहम असामियाँ होंगी। सिर्फ अगर बात की जाए कि ये जो कैसर कुकर साहब की जानिब से ये खबर दी गई है कि ग्रेड 21 की 2 हैं, ग्रेड 20 की 11 हैं, ग्रेड 19 की 27 असामियाँ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसका मतलब है आपके सरकारी महकमे जो है वो बगैर अफसरान के चल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वाकई आप फिर इससे यही बात समझी जा सकती है ना कि आप महकमों पे उन अफसरान को लगाना चाहते हैं जो आपके मनपसंद हो, या क्या पंजाब में कॉम्पिटेंट अफसरान जो है उनकी तादाद ख़त्म हो गई? अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी की सीट जो है ना पोस्ट वो भी खाली है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी एनर्जी बहरान है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी एनर्जी के बहरान को खत्म करने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डीजी एंटी करप्शन ही मौजूद नहीं है क्योंकि आपको अपना मंजूरी नजर अफसर नहीं मिल रहा। अहम महकमे जो हैं वही खाली, फिर होता तो वही है ना। फिर अगर लोग बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस पे आता है ना, अपनी मर्जी से लगाते हैं ताकि आपके काम चलते रहें। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है क्योंकि ये वो लोग हैं ग्रेड 19, 20, 21 जो कि अदारे के सरबराह होते हैं और इन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है और अदारे को चलाना होता है। और अगर सरबराह ही मौजूद नहीं होगा तो वो अदारा जो है वो किस तरीके से आगे रन कर रहा होगा और जो चीज़ें पास की जानी होती हैं, कवानीन बनने होते हैं, वो कैसे बनेंगे और किस तरीके से वो अदारा चल सकेगा आगे। देखिए ये चीज़ें तो वो है ना जो मीडिया पर अब हाईलाइट हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि हर चीज़ का नोटिस तब लेना होता है जब मीडिया पर हाईलाइट हो जाए। उससे पहले क्या सब लोग सोए होते हैं? बिल्कुल, उसके पहले किसी को ना ख्याल आएगा। और अभी भी जब तक इनको अपने मंजूर नजर अफसरान नहीं मिलेंगे ये असामियां खाली रहेंगी। वही बात है ना। देखिए डिप्टी सेक्रेटरी की अहम असामी जो है वो हर महकमे में होती है और ये इसमें 50 असामियां जो हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी की शामिल। बात वही आ गई कि अच्छा, अगली खबर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी जो कि अच्छी खबर लग रही है मुझे कि एक तरफ तो आप अपने मंजूर नज़र अफसरान लगा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी पर अपना राज कायम किए हुए हैं, दूसरी तरफ आप ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों भी ले रहे हैं। टैक्स कोषवारे जमा ना करवाने पर अब जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को जुर्माने भी होंगे और मेक श्योर किया जाएगा कि वो अपनी फाइल्स जो हैं वो रिटर्न ज़रूर करें। बिल्कुल देखें कुछ अर्सा कबल जो है वो मैंने भी चूँकि मैं सिटी गवर्नमेंट भी कवर करता हूँ तो मैंने सिटी गवर्नमेंट के हवाले से जो सरकारी अफसरान काबिज़ हैं सरकारी रिहाइशों पर 15 से 30 साल हो गए हैं ये लोग मौजूद हैं इन घरों पर, लेकिन इन लोगों ने उन घरों के अभी तक बिल जो हैं वो पे नहीं किए जिनमें गैस, पानी, बिजली। अगर ये लोग बिल जो है वो अदा नहीं कर रहे तो ये अपने टैक्स गोशवारे जो हैं वो कैसे सबमिट करवा रहे हों? बिल्कुल सही। अच्छा, आम आदमी के ऊपर तो बड़ा जोर चलाया जाता है और जैसे अभी ताजिर भी जो इस हवाले से काफ़ी चीख रहे थे, विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो है वो आपने एक नई शिक में ऐड की थी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो आवाम पे की जाती है। अब ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ा जा रहा है और अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की तो इनकी भी शामत आएगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ये बस इनको शो काज नोटिस ही जाएंगे और इस पर अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि पहले भी इस तरह के शो काज नोटिस और न्यूज़ चलती रही हैं मुख्तलिफ मीडिया में, अखबारात में
लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता, सिर्फ शोकास नोटिस की हद तक ही जो है ये बात आकर ख़त्म हो जाती है। और अच्छा, यानी कि हम कोई उम्मीद ना रखें कि शोकास नोटिस से ज़्यादा भी बात होगी और कहीं ना कहीं जो है वो उनको मजबूर किया जाएगा कि वो रिटर्न फाइल अभी तो सिर्फ फहरिस्तें जो है ना वो तैयार है, इसके बाद जो है वो नोटिस भिजवाने का सोचा जा रहा है। अच्छा, ये सूरत हाल आप चेक करें, और उसके बाद जो है वो उसके बाद कार्रवाई होती है नहीं होती, वो तो फिर अब मैं तो खुश हो गई थी खबर पढ़ के कि शायद जो है वो अब उनकी भी शामत आएगी। और जितने ये अहम चीज है ये ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही है, इनके बगैर तो आपके महकमे क्या आपकी हुकूमत भी नहीं चलती, और आप उनको टैक्स गोशवारे जो है जमा करवाने के लिए पाबंद बनाएंगे। अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आम आदमी जो है वो बेचारा बिलों की मद में टैक्स दे रहा है, वो बेचारा खुराक मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं उसकी मद में टैक्स दे रहा है, हर चीज का टैक्स दे रहा है, तो फिर यार आपके ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं, आप उनसे क्यों नहीं टैक्स ले सकते? असूलन तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों ने ये बात कह दी है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान बाज़ारों की बात करते हैं। अब कल वज़ीर आला पंजाब ने दौरा भी किया बगैर प्रोटोकॉल के, उनको बड़ा शौक है दौरे करने का, और कल उन्होंने किया भी, फिर उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात भी की, और एक फ़नी चीज़ भी नज़र आई कि वो चीनी के स्टॉल पर खड़े होकर आवाज़ें लगाते रहे लोगों को क्या कि चीनी ले लें। अब उन्होंने कहा कि रमज़ान बाज़ार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। देखिए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं ये शहर से बाहर थे, और रमज़ान बाज़ार जो है जो हमने विज़िट किए हैं वाकई सुने सुने दिखाई दे रहे थे। उसकी बेसिक वजह यही थी कि जब भी रमज़ान आता है रमज़ान बाज़ार सजते हैं तो वज़ीर आला पंजाब पहले रोज़ जो है वही रमज़ान बाज़ार में पहुँच जाते हैं। यही सूरत हाल जो है वो कल देखने में आई कि वो वापस अपने वतन आए हैं, शहर आए हैं, और आते ही उन्होंने जो है वो बगैर प्रोटोकॉल के जो है वहाँ का रुख किया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वहाँ पर देखा, और जो वहाँ पर हमने सूरत हाल देखी, नो डाउट लोग जो हैं वो रमज़ान बाज़ारों की क्वालिटी और मेयार और इसके साथ साथ जो प्राइसेस है उन पर काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया लोगों ने। लेकिन एक मैं बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि जो कुछ मॉडल, चूँकि वज़ीर आला का दौरा जो है वो मॉडल बाज़ार का था, वहाँ से कुछ मॉडल बाज़ार के जो दुकान होल्डर होते हैं वो आए, उन्होंने आया कहा जी आप मॉडल बाज़ार का टाइम बढ़ा दें। वज़ीर आला पंजाब ने पूरा पंजाब भर के रमज़ान बाज़ार जो है ना उनका टाइम सुबह 9 से रात 9 बजे तक कर दिया। अच्छा। अब आप ये देखें इसमें शिफ्टें नहीं हैं, इसमें जो बंदा सुबह 9 बजे वहाँ पर ड्यूटी देने आया है वो रात 9 बजे तक। उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि रमज़ान का महीना है और शिफ्ट सिस्टम नहीं है, वो एक ही शख्स जिसने सुबह 9 बजे आना है उसी को लेट तक मौसम बड़ा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मौसम ठीक हो ना तो फिर भी ड्यूटी दी जा सकती है। मौसम ठीक हो गया जुनैद, लेकिन आज का दिन में तो आप देखें कि एक अफसर जो है या एक महकमा जो है वो सुबह 9 बजे बल्कि 9 बजे नहीं वो 8 बजे बाजार में पहुंच जाते हैं। अब रात 9 बजे तक वो ड्यूटी देंगे, इट मींस कि 12 घंटे आप उनसे ड्यूटी लेंगे, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है। और लिहाजा कल हमने ये चीज़ भी, चूँकि वज़ीर आला ने जब ये अहकाम दिए तो उसके बाद हमने बात की तमाम लोगों से जो वहाँ पर स्टॉल होल्डर्स थे, जो प्राइवेट स्टॉल होल्डर्स थे, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी इफ्तारी से पहले पहले हम चले जाते थे, अब भी हम इफ्तारी से पहले चले जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सुबह आएँ और रात तक वहाँ बैठे रहें। देखें जो आपके सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने तो आप ओबे करना ही करना है, आपने हुक्म जारी कर दिया, उन्होंने तो ड्यूटी देनी ही देनी है उनकी इफ्तारी का भी। लेकिन इससे उन बेचारों के अपने रोजे जो हैं वो भी खराब होंगे, अपनी फैमिली के साथ वो कैसे ईद जो है वो भी मेरे ख्याल से खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही, आपके पास टाइम ही नहीं लेकिन होगा। असल में चूंकि मैं वहाँ पर मौजूद था तो बेसिकली इशू जो था ना वो ये था कि जो मॉडल बाजार बनाए गए हैं उनमें जो दुकानें दी गई हैं लोगों को जिनका रेंट भी लिया जाता है, 6-7 दुकानदार आए, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को आगे कहा जी हमारा एक तो रेंट कम कर दिया जाए और दूसरा हमारी दुकानों का टाइम बढ़ा दिया जाए। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो है वो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई, वो ये समझे शायद ये कह रहे हैं कि रमज़ान बाज़ारों का टाइम बढ़ा दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी जो है कल वो भी यही कह रहे थे कि जी ये सिर्फ मॉडल बाज़ारों की बात हुई है, मॉडल बाज़ारों का टाइम बढ़ाया जाएगा। कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, डीसी साहब का भी यही कहना था कि ये सिर्फ मॉडल बाज़ारों की बात हुई है। उसके बाद जब पर्सनल सेक्रेटरी से बात की गई उन्होंने भी यही कहा, लेकिन सीएम साहब से जब ये बात की गई सीएम साहब ने कहा अब तो मैंने कह दिया, अब तो ये जनाब पूरे पंजाब में रमजान बाजारों पे अप्लाई होगा मेरा हुक्म। ठीक है, मतलब वो जब कह दिया तो फिर कह दिया, उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते। अच्छा, वैसे ओवरऑल रमजान बाजारों में कैसी सहूलियात मिल रही हैं जुनैद, क्या फैसिलिटीज देख रहे हैं, क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट्स की कैसी है? अच्छा, ये दौरों से क्वालिटी तो नहीं बेहतर होगी, मतलब आपने कल एक दिन ही विज़िट किया और बाकी आप 30 दिन देखिएगा कि वज़ीर आला कितने जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर विज़िट करते हैं। और क्वालिटी के हवाले से बात की जाए तो ज़ाहिरी बात है, अगर आप मार्केट में जाएं और रमज़ान बाज़ार में जाएं तो आपको खुद ही जो डिफरेंस है वो मालूम हो जाएगा। क्वालिटी वाइज जिस प्राइस पे कीमत दी जा रही, चीज़ें दी जा रही हैं, वो तो उस हिसाब से जो है वो रमज़ान बाज़ार में चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन मज़ीद अगर इसकी क्वालिटी बेहतर कर ली जाए तो मेरे ख्याल में अच्छा हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर खुलकर सामने भी आ जाएंगी। लेकिन अच्छा, रमज़ान बाज़ार में आप
हर रोज़ जाते भी हैं, दौरे भी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? जो दावे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल देखिए, मैं तो मजबूर हो जाते हैं हम इस मरतबा। देखिए, हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब जाते हैं हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा तो जो है वो मीडिया नो डाउट दिखाता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं दिखा सकता। मैं एक बाज़ार था गुलशन रावी, वहाँ पर गया, वहाँ से तकरीबन कोई वहाँ पर स्टॉल जो है ना उनकी तादाद थी 52 स्टॉल्स थे। मैं वहाँ पर गया, नो डाउट वहाँ पर मैंने जो अशिया की क्वालिटी देखी वो बहुत बेहतर थी। आम मार्केट से रेट जो है वो भी कम थे, सफाई सुथराई पिछले साल की निस्बत इस मरतबा गवर्नमेंट ने, बिल्कुल इस मरतबा गवर्नमेंट ने, अब ये सीएम साहब की डायरेक्शन समझे या कुछ और समझ के, इस मरतबा रमज़ान बाज़ारों में क्वालिटी और जो कीमतें हैं वो बहुत मुनासिब हैं। हाँ, इक्का दुक्का चीज़ें जो है, देखिए 100% तो कोई चीज़ भी जो है 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल सही, छोटी छोटी चीजें कुछ पाई जाती हैं, लेकिन लाइक ये आप देखिए यानी कि आज 5वां रोजा है और अभी तक जो है अभी तक क्वालिटी, लेकिन इसे अगर मेंटेन किया जाए 30वें रमजान तक तो फिर इनकी कामयाबी जो है वो कंसीडर की जाएगी। सारी देखें, कल वज़ीर आला पंजाब ने खुद कस्टमर से बात की है और तमाम कस्टमर जो है वज़ीर आला पंजाब खुद बहुत खुश हुए। यही वजह थी, यही खुशी की वजह से वो चीनी के स्टॉल पर खड़े हो गए और लोगों को आवाज दी कि भाई चीनी आगे ले लो। चीनी का मेयार भी बहुत अच्छा है। पिछले साल जो है वो बिल्कुल बारीक चीनी थी, पिसी हुई थी, लेकिन इस मरतबा काफी मोटी चीनी जो है वो दस्तयाब है लोगों को रमजान बाजारों में। बिल्कुल सही, बाजार से 10 रुपए किलो सस्ती भी है। शॉर्ट हो जाती है प्रोडक्ट्स वो भी ना हो, मुनाफाखोरी भी कंट्रोल रहे और क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो फिर इनकी कामयाबी जो है वो हम यहाँ पर बैठकर जरूर डिस्कस करेंगे। जो कि हम ये भी चाहेंगे कि वो जरा आम मार्केटों का भी दौरा करें ना, जहाँ पे असल मसला जो है ओपन मार्केट को भी कंट्रोल करें, सूरत हाल जो है उस वक्त पेश आ रही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बाज नहीं आ रहे, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई और बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खूबसूरत मौसम की। शहर में मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, ज़रा बताइएगा बाहर का मौसम कैसा है, धूप तो नहीं निकली? जी सिमल, आज अगर हम मौसम की बात करते हैं तो कल रात से जो ठंडी हवा चल रही थी और बारिश थी हल्की हल्की, उससे ये था कि लाहौर का मौसम कदरे बेहतर हो गया था। आज सुबह जो है बादलों का राज रहा जो लाहौर शहर में। सूरज जो है वो भी कभी कभी बादलों की ओर से निकलने की कोशिश करता है, अपनी तपश दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कि ठंडी हवा और काले बादल जो हैं वो सूरज को दोबारा उसकी जगह पर पहुंचा देते हैं। आज अगर हम बात करते हैं मौसम की, तो शहरियों का कहना है कि अगर ये ऐसा मौसम रहे तो लाहौर का मौसम मज़ीद जो है हसीन हो जाएगा, उनके रोज़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करते हैं तो आज का सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 34 डिग्री था, जबकि आज 12 से 4 के दरमियान जो दर्जा हरारत रहेगा वो 43 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियत का कहना है कि इतवार का रोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अहम है शहरियों के लिए, क्योंकि रोज़ेदारों का दिन काल काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। बारिश होगी, काले बादल होंगे, ठंडी हवा होगी। अगर हम बात करते हैं प्री मानसून बारिशों के सिलसिले की, तो 20 जून के बाद जो है प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो दाखिल होगा लाहौर में, जिससे ना सिर्फ लाहौर का मौसम अच्छा हो जाएगा, ये कि रोज़ेदारों के जो रोज़े हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे। जून जुलाई जो है, एंड ऑफ द जून और जुलाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाहौरियों के लिए, क्योंकि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, मौसम अच्छा होगा, गर्मी का एक जोर जो बढ़ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आज का दर्जा हरारत आपको बता चुकी हूँ, 12 से 4 के दरमियान दर्जा हरारत 41 से 43 रहेगा। हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% है, लेकिन अभी फिलहाल लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हवा चल रही है, बादल जो हैं वो सूरज को बाहर निकल नहीं दे रहे हैं। सूरज कहीं कहीं जो है अपनी धूप दिखाने की कोशिश करता है, तपश दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बादल जो हैं उसको दोबारा उसकी जगह पर पहुंचा देते हैं। जी सिमल, शुक्रिया सादिया खान, और जिस तरह से खुश होकर आपने पेपर दिया तो यकीनन बाहर का मौसम बहुत अच्छा है एंड आई रियली होप कि मौसम ऐसा ही रहे। आगे बढ़ते हैं, सेल्स और प्रमोशंस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड बाटा पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। जाएं, जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे आप बचा सकते हैं। गुल अहमद पर सेल लगी है जी, अप टू 70% तक आप डिस्काउंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं।
जी, और इसी के साथ आप लिबर्टी सलीम फैब्रिक्स पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको 15% तक डिस्काउंट मिलेगा, जाकर शॉपिंग करें और 15% तक डिस्काउंट ऑन ऑल द ड्रेसेस जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। आगे चलते हैं हाइपर स्टार में नेस्ले जी 400 ग्राम्स रिटेल प्राइस है 95, प्रमोशनल प्राइस 80 रुपीज़, आप 15 रुपीज़ बचा सकते हैं। कर्शी जामेश्वरी 3 लीटर्स रिटेल प्राइस 570, प्रमोशनल प्राइस है 509, आप 61 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद है 104.75, कीमत फरोख्त है 105। यूरो की कीमत खरीद है 118, कीमत फरोख्त है 118.50। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.70, कीमत फरोख्त है 27.80। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.35, कीमत फरोख्त है 28.50। कुवैती दिनार कीमत खरीद 344.50, कीमत फरोख्त है 347। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 77, कीमत फरोख्त 77.45। जैपनीज येन कीमत खरीद 0.95, कीमत फरोख्त है 0.98। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 107.15, कीमत फरोख्त है 108.05। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद है 81.75, कीमत फरोख्त है 82.30। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स होंगी। टुडेज डायरी जी, टुडेज डायरी में सबसे पहले मूवी है द एंग्री बर्ड्स, 4:15 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, और 4:15 बजे ही लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। उसके बाद है जी एक्समेन एपोकलिप्स, 3:30 बजे और 9:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में।
कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, और 3 मूवी लगी हुई है जी। 11:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, और 9 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। और इसी के साथ यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अबूजर से हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। जी, मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में राव जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? रमज़ान कैसा गुजरा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और मौसम भी अब तो बहुत सपोर्टिव हो गया। बिल्कुल, बहुत बेहतर हो गया। आज हम बात करेंगे मोहल्ला म्यानी। जी जी, ये क्या है? मोहल्ला म्यानी जिस तरह से लाहौर के और बहुत सारे मोहल्ले थे। एक तो अंदरून शहर के मोहल्ले थे। अकबर के दौर में जो है वो लाहौर के इनको 36 मोहल्लों में तकसीम किया गया था और 9 गुजर थी। तो इसी तरह से शहर के बाहर भी जो है वो आबादियाँ जो थी वो मोहल्ला कहलाती थी, और उनमें जिस तरह से मौज़ा मजंग है ये एक अलग कस्बा था, और म्यानी साहब जो है ये एक मोहल्ला, ये भी अकबर के दौर में ही आबाद हुआ। और ये मजंग चुंगी जो इस वक्त मजंग चुंगी है, और उससे अगर हम चुबुर्जी की तरफ आएँ तो बहावलपुर रोड पे सेंटर में लेफ़्ट साइड पे जो चौक आता है, जिस जगह पे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो मज़ार है, उस कॉर्नर में बाएं साइड पे एक जो है वो सड़क निकलती है कब्रिस्तान के अंदर से। तो वो थोड़ा सा आगे चल के तो ये मोहल्ला उस जगह पे आबाद था, और अकबर के दौर में ये आबाद हुआ। अच्छा। म्यानी साहब या मोहल्ला म्यानी इसको इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पंजाबी ज़बान में ना मियाँ जी इल्मी या अदबी या जो बड़े लोग हुआ करते थे, जिनको रिस्पेक्ट दिया करते थे, रिस्पेक्ट दी जाती थी, तो उस लिहाज से मियाँ जी उनको कहा जाता था, आलम फाजल लोगों को। तो इस वजह से यहाँ जो लोग रहते थे वो सारे आलम फाजल लोग थे, और इस वजह से ये जो मोहल्ला था मियाँ जी से ये म्यानी इसका नाम पड़ा। तो इस तरह से इसका नाम ये हाँ, अच्छा, फिर ये लेकिन बाद में फिर कब्रिस्तान में कैसे कन्वर्ट हो गया? हाँ, ये जहांगीर के दौर में सरहंद से जो है वो हज़रत शेख ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ लाए, और उनको जो है उस वक़्त मोहल्ला जो था म्यानी साहब, इनके जो रईस थे हाफिज़ जान मोहम्मद, वो इनको हज़रत शेख ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह को मोहल्ला म्यानी ले आए थे। तो यहाँ उन्होंने आके तो एक मदरसा कायम किया, और उस मदरसा में जो है वो दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। बेशुमार जो लोग थे वहाँ वो यहाँ पढ़ने आते थे। फिर उन्होंने मदरसे के साथ एक मस्जिद भी बनाई। अच्छा। तो उनके इस महल्ले के अंदर जो मदरसा कायम हुआ, उस वजह से यानी हज़ारों की तादाद में जो उनके मरीदैन थे वो पढ़ते थे यहाँ। तो ये महल्ला काफ़ी डेवलप होता गया, और इर्द गिर्द यहाँ सारी आबादियाँ थीं। अच्छा। तो उस वक़्त कब्रिस्तान नहीं था। जिस वक़्त हज़रत शेख ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, उसके बाद उनके जो खुलफा थे उन्होंने इसी तरह से ये सिलसिला जारी रखा दरस व तदरीस का। उसके बाद जिस वक़्त सह हाकमान लाहौर की हुकूमत आई लाहौर में, तो उन्होंने जो है इस महल्ले को जो है वो उस पर यलगार की, इस महल्ले को लूट लिया। हुक्मरान थे ये 3 हुक्मरान इकट्ठे लाहौर पे इन्होंने हुकूमत की, लैना सिंह, सूबा सिंह और गुज्जर सिंह। अच्छा। तो इन्होंने लाहौर को ये सिख पहला पीरियड है। जो रंजीत सिंह का दौर है वो बाद में आता है जी। तो ये उससे पहले थे। अच्छा। तो इन तीनों हुक्मरानों के दौर में जो है वो इस महल्ले को, क्योंकि मुसलमानों का महल्ला था, तो इसलिए इस पे फिर उन्होंने जो है वो लूट मार की, और इस मदरसे को और इस सारे महल्ले को बड़ा नुकसान पहुंचा। और बाद में लूट मार के बाद इस महल्ले को उन्होंने आग लगा दी थी, ये अपना सह हाकमान लाहौर के दौर में। तो उस वक़्त जो है वो ये महल्ला सारा उजड़ गया था। और उस सिख दौर के बाद जो है यहाँ जो कब्रों का एक ज़्यादा जो ट्रेंड बना और ये कब्रिस्तान में तब्दील हुई जगह, ये उस वीरान होने के बाद शुरू हुई। अच्छा। हालांकि कब्रें यहाँ पहले से मौजूद थी और अकबर के दौर से। लेकिन इसका अहाता फिर काफ़ी बड़ा होगा ना, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कब्रिस्तान। हाँ, ये बड़ा इसलिए हुआ कि इससे पहले जो कब्रिस्तान थे मुग़ल दौर में, वो जिस तरह से जो उर्दू बाज़ार का इलाका है, इस तरह से यानी जो बाउंड्री थी शहर की उसके बाहर थे। तो जिस वक्त ये आबादी बढ़ती गई और जो महल्ले थे वो जो इर्द गिर्द के इलाके,
उनमें भी आबादियाँ आ गई, तो ये शहर से दूर जो है वो कब्रिस्तान आ गया। तो इसी जगह पे, क्योंकि सिख दौर में ये जगह सारी शाह हुक्मान ने लाहौर के दौर में, क्योंकि ये सारा महल्ला वीरान हो गया था, उजड़ गया था, ये उस वक्त लाहौर के अंदर शामिल नहीं था। बल्कि ये नहीं, बल्कि मदंग भी जो है ये मौज़ा मदंग कहलाता था, यानी ये एक कस्बा था। इचरा अलग था, मदंग अलग था। लाहौर के दरवाज़ों के अंदर इनका अहाता नहीं आता था? नहीं, अंदरून शहर जो है वो 13 दरवाज़ों के अंदर ही है, जो सर्कुलर रोड के अंदर सारा है। तो बाहर जो है ये सारी आबादी जो है ये बाद में लाहौर ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आबादियाँ जो हैं वो डेवलप होती गई, जिस तरह से मजंग है या तो ये सारी आबादियाँ जो हैं ये अलग मौजे थे। अच्छा। ये बाद में वक्त के साथ साथ क्योंकि आबादी बढ़ती, अब जिस तरह से लाहौर देख लें आपके रायवन रोड तक और ठोकर तक, इधर से काला शाह काकू की तरफ इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो वो वक्त के साथ आबादी की वजह से ये मामला चलता बढ़ता गया। बिल्कुल सही। अच्छा, और अब इसकी हालत कैसी है, मतलब किस तरह से उसको रखा हुआ है? हाँ, इसमें जो पुरानी इमारत थी मदरसे की और मस्जिद और दीगर जो सारी हाते थे, वो तो तमाम जो हैं वो इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ एक जो मोनूमेंट है इसका, वो है ड्योढ़ी, जो इस मदरसे में दाखिले के लिए बनाई गई थी, वो अब तक मौजूद है। और वो हज़रत शेख ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह की दौर में, यानी जहांगीर के अहद की, वो अभी तक मौजूद है। बेशक वो जगह बुलंद होने की वजह से वो जो है वो काफ़ी जो है ज़मीन में धंस चुकी है, और एक बंदा जो है वो सीधा उसमें से गुज़र भी नहीं सकता, उसे झुक के गुज़रना पड़ता है। तकरीबन 5 फुट के करीब वो अब इस वक्त मौजूद है, और 20-25 फीट के करीब वो गैलरी टाइप जो है वो जगह है। क्यों इसको इस तरह से मतलब अबैंडन किया गया, उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया? बस बाद में जो पाकिस्तान बनने के बाद उसको मेंटेन किया जा सकता था, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मरीदैन ने अपनी मदद आप के तहत उनका जो मदरसा, जिनकी वफ़ात पाई, तो मदरसे में जिस हुजरे में वो रहते थे उसी जगह पे उनको दफन किया गया। अच्छा। तो वो मज़ार तो दोबारा बना दिया गया है, मस्जिद भी दोबारा बना दी है, वहीं पर एक है, हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बागीचा जिसमें अब भी अनार के बेशुमार दरख्त लगे हुए हैं, वो अब मौजूद है। लेकिन इस ड्योढ़ी के अलावा और कोई पुरानी जो है आसार वो वहाँ नहीं। अच्छा, उस वक्त जब ये मदरसा बनाया गया, शेख ताहिर साहब ने जब ये उन्होंने वहाँ उस वक्त मदरसा बनाया था, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? मतलब कंटिन्यू होता रहा। वो शाह हुक्मान ने लाहौर के दौर तक वो मदरसा भी चलता रहा। अच्छा। इसके साथ एक कुआं था जिसको चाह कहा जाता था, वो भी चलती थी चाह, वो कुआं भी ख़त्म हो गया। और दूसरी जो सारी उसके इर्द गिर्द सारी आबादियाँ थी, यानी रिहायशी मकानात थे, वो भी जिस वक्त इन्होंने, अभी जो कब्रिस्तान है इससे पहले यहाँ पे रिहायशी मकानात थे। अच्छा। तो इसी वजह से फिर जब ये कब्रिस्तान शाह हुक्मान लाहौर के दौर के बाद जब उन्होंने इसको बिल्कुल ताराज कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद जो है वो कब्रिस्तान यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ कब्रें बनने लगी। उस शाह हुक्मान दौर, उस दौर में जो है वो घरों को गिराया गया था, और फिर उस अराजी पर जो है कब्रिस्तान बनना शुरू हो गया। जिस वक्त उस बल्कि आग लगा के जला दिया गया था। अच्छा। तो वो बिल्कुल जगह जो थी वो वीरान हो गई थी, और उसके बाद फिर क्योंकि शहर की आबादी जो है वो बाहर तक आ गई थी, तो इसी जगह पे फिर कब्रें बनाने के लिए, यानी मुसलमानों का ये कब्रिस्तान, हालांकि पहले से भी यहाँ कब्रें थी, लेकिन उस दौर में यहाँ ज़्यादा कब्रें बननी शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरा इलाका जो है वो कब्रिस्तान की हैसियत इख्तियार कर गया। ठीक है। तो इस हवाले से कोई और वाक़या अगर मतलब हो, जब ये मोहल्ला में आनी हुआ करता था? हाँ। या अच्छा, आग लगाने की वजह इसकी ये थी उस वक्त जब ये मोहल्ला में आनी था कि इस पर जितनी लूट मार की गई, तो इस जगह क्योंकि मदरसा था और मदरसे में कुरान पाक और फिर एक ये कि लाइब्रेरी थी यहाँ। अच्छा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी उस दौर की हज़रत शेख ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की थी, और उस हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद जो है वो कुरान पाक के नुस्खे जो है वो तहरीर करते थे, और उनको फ़रोख्त करके, तो उनका जो ज़रिया आमदन था वो यही था, ख़ताती करके और कुरान पाक के नुस्खों का। तो जब इस पे लूट मार की गई, तो ज़्यादातर जो थी वो दीनी किताबें और कुरान पाक के नुस्खे ही यहाँ से जो है वो मिले थे। तो उन्हें गारतगरों को इस बात का भी दुख था कि हमें उतनी दौलत, क्योंकि ये तो इल्मी अदबी और मजहबी लोग थे सारे। अच्छा। तो यहाँ से इतनी दौलत हमें नहीं मिली, तो इस वजह से भी उन्होंने फिर इस गुस्से में इन किताबों की वजह से और दीनी जो हमारी ये चीज़ें थी, इस वजह से इस पूरे मोहल्ले को ही आग लगा दी थी। जी। और वो किताबें भी बीच में जी, वो सारा जो जितना भी वो एक इल्मी अदबी सरमाया था वो सारा जल के। तो किसी ने उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की? कुछ वो तो दौर ही खैर मुसलमानों का नहीं था, वो तो उन सिख हुक्मरानों का दौर था, लेकिन उसके बाद जो है मस्जिद
और मज़ार और वो जगह सारी नई जो है वो दोबारा बना दी गई है। वो जो ड्योढ़ी है वो पुरानी वो जहांगीर के दौर की अब तक मौजूद है। ठीक है, ठीक और है। तमाम आबादी जो है वो तकसीम हो चुकी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम आई रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में आई स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था हम आई रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एक मरतबा फिर से तशरीफ़ लाने के लिए। और थैंक्स अ लॉट जी, आपने मुझे दोबारा बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को, आम जो ले मैन है उनको कुछ थोड़ी बहुत डिजीज़ के बारे में गाइड कर सकूं जो ज़्यादा कॉमन भी है आजकल, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवेयरनेस जो है वो लोगों में नहीं है। बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस हो तो उन जो ब्लाइंडनेस है उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कॉमन डिजीज़ की बात की, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। सबसे ज़्यादा आजकल आई से रिलेटेड कॉमन डिजीज़ कौन सी चल रही है? देखें, डिजीज़ तो कॉमन तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन असली चीज़ देखने वाली ये है कि वो कौन सी कॉमन डिजीज़ है जो कि ब्लाइंडनेस करती है और उस ब्लाइंडनेस को हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा तो जाहिर है कि ये सफ़ेद मोतिया जिसको कैटरेक्ट कहते हैं वही है, लेकिन ये जो है इसका इलाज मुमकिन है और सर्जरी करके आँख के अंदर लेंस डाल के तो नज़र दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है जो कि डेंजरस है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और वो है ग्लाकोमा या जिसको काला मोतिया कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर बताते चलूँ 0423-540-7233। आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आपको आई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप बात करें। और डॉक्टर साहब जो हैं आप पढ़ाते भी हैं केई में, प्रोफेसर डॉक्टर हैं आप, तो यंग बच्चों की अगर करूँ तो क्या टैलेंट देखने में आ रहा है आजकल मेडिसिन में, और कितने लोग डाइवर्ट होते हैं आई स्पेशलाइजेशन की तरफ? आजकल काफ़ी ट्रेंड है यंगस्टर्स में आई की तरफ जाने का, और आई बेसिकली एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट भी है। और जब एक जो नए डॉक्टर बन रहे हैं या जब जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब वार्ड में जाते हैं, तब जाके उनको देख के इंटरेस्ट डेवलप होता है कि जो है ना ये तो बड़ा डेलिकेट सा काम है, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा, इसमें वो ब्लड शेड नहीं है वगैरह वगैरह, तो उससे में कहीं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें उस साइड पर आते हैं। बिल्कुल से। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, जो हम लोगों में अवेयरनेस और इन्फॉर्मेट कर रहे थे, बहुत से लोग जब आई इन्फेक्शन होता है वो किसी भी तरह का हो, आप उसमें सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते और मेडिकल स्टोर से जो ड्रॉप्स मिले आप उसको डाल के जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत ट्रेंड है और इसमें प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि कई लोग अपनी आंखें जो वो गंवा बैठते हैं। अच्छा, इतना स्वेयर रिजल्ट आ सकता है उसका? एक्चुअल जो है, जब भी आंख में रेडनेस होती है, इन्फेक्शन है मसलन, वो चले गए मेडिकल स्टोर से जो है ना वो ले लिया, सपोज ज़्यादा कॉमन है स्पेशली पेरिफेरी में, बेटनीसोल ड्रॉप्स ले लिए, ठीक है, या इस किस्म के, या डेक्सीक्लोर बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब ये है कि अगर इन्फेक्शन है उसमें तो स्टीरॉयड उसने इंक्रीज कर देना इन्फेक्शन को। अच्छा, जब इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। मसलन अगर कॉर्निया हमारा नज़र जो आ रहा है, ये ब्लैक ऑफ द आई, इट्स नॉट ब्लैक, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये जिस तरह आप कैमरे का लेंस है, ये कैमरे का लेंस है बेसिकली, आंख एक कैमरा है। इसमें अगर इन्फेक्शन हुई है तो इन्फेक्शन में बॉडी जो कुव्वते मुदाफ़ियत है, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, दे कम इन एक्शन। अच्छा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आपने स्टीरॉयड शुरू कर दिए हैं, फिर वो इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा, और खासतौर पे कॉर्निया जो है अगर उसमें अल्सर बना हुआ है तो वो इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक तो उसकी पेशेंट को रेडनेस नहीं होगी तो समझेगा मैं ठीक हो गया। हालांकि वो रेडनेस जो उसके रेस्पॉन्स में आई थी, दर्द भी जो है उस वजह से था। बस दर्द जो है बड़ा एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना भी है,
ताकि आप पता लग जाए ना, एक सिम्टम है कि आपको पेन हो रही है, आप उसका इलाज करा सको। इतनी बढ़ जाएगी कि वो आंख जो मैंने कई बार देखा है कि वो जो अल्सर है वो परफोरेट हो गया, आंख के अंदर पस चढ़ जाती है और उससे बहुत ज़्यादा डेंजर, मतलब सेल्फ मेडिकेशन और ख़ास तौर पर मेडिकल स्टोर पर जाकर ड्रॉप्स लेके तो खुदारा आंखों में मत डालें। एक कॉलर है हमारे साथ, मिसेस अफजाल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, ठीक ठाक। टीवी की आवाज़ थोड़ी आहिस्ता कर दें क्योंकि मुझे मेरी ही आवाज़ वापस आ रही है और आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से सवाल बताइएगा मिसेस अफजाल। हेलो, जी जी सवाल बताइएगा। कॉल ड्रॉप करना पड़ रही है हमें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप हमें लाइव कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दें ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से सुन सकें, और अगर आप दोबारा सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल बैक कर लें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा। अच्छा, हम बात करें सेल्फ मेडिकेशन से। अच्छा, अक्सर ये भी होता है डॉक्टर साहब, जब आंखों में इन्फेक्शन होता है तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर लोगों को शायद लगता है कि उनकी मेन बीमारी सर दर्द है, आंखों में उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो वो उसका एक चीज़ तो ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग हमारे आके कहते हैं जी मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गई है या मेरी आंखों में एलर्जी है। पहली तो बात यह है कि आप अपनी, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद डायग्नोज ना करें कि आपको क्या है। अच्छा, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि रेडनेस जो है इसमें इन्फेक्शन में भी हो जाएगी, एलर्जी में भी हो जाएगी, एक्यूट जो ग्लाकोमा होता है उसमें भी हो जाएगी, आंख के अंदर शदीद सोजश हुई है उसमें भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना, तो वो डॉक्टर देखेगा कि वो क्या मसला क्या है। अगर आंख सुरख है तो उसके साथ अगर नज़र कम हो रही है तो उसमें सर दर्द हो रहा है तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है। अच्छा, ठीक है, इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी आई साइड ही वीक हो रही है या आपको इन्फेक्शन ही है। क्योंकि ये जो जरूरी है कि पहले देखा जाए कि है क्या, रेडनेस हुई किस वजह से है। जी। जो रेडनेस के साथ आंख में प्रॉब्लम है तो सर दर्द, मसलन अगर खास किस्म का कालम होती है, एकदम प्रेशर बढ़ा, उसमें शदीद किस्म का दर्द होता है। अच्छा। शदीद किस्म का पेन होता है। इसी तरह आंख के अंदर अगर सोजिश हो गई है, जिसको हम यूवियाइटिस टर्म यूज़ करते हैं, कई लोगों को जिनको है उनको पता होगा, वो भी अगर उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो ब्लाइंडिंग डिजीज है, उसमें भी रेडनेस और दर्द होता है और सर में भी दर्द होता है। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद है, मिसेस अफजाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल बताइएगा मिसेस अफजाल। जी, सवाल ये है कि मेरी ना दोनों आंखों में ना बड़ी जबरदस्त चुभन होती है, पानी निकलता है, दर्द होती है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, बड़े ड्रॉप्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट वाली आंख जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्रोग्राम देखिएगा, आपको जवाब बताते हैं। ये भी कॉमन है डॉक्टर साहब। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि इनको जो सिम्टम्स ये बता रही हैं, ये मुझे रहा है ये है जो हमारा जो लिड है ना, इसका मार्जिन जो है उसकी सोजेशन को, उसकी इन्फ्लेमेशन है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ही कॉमन है और मिसडायग्नोस्ड है। लोगों को ठीक है, डायग्नोसिस जो है इसका अमूमन गलत होता है। और दूसरी बात यह है कि देखने वाले को कोई नहीं पता चलता कि आंख में प्रॉब्लम है। आंख आप देखने में ठीक लग रही है, लेकिन पेशेंट को बड़ी डिस्कम्फर्ट होती है। जरा सा जर्रा चले जाए आंख में, आपको मुसीबत पड़ जाती है कि आपने उसको बाहर निकालना। अब देखें, हम जो है आंख 1 मिनट में बंद कर रहे हैं, 20 मरतबा बंद करते खोलते हैं। अल्लाह ताला ने इतने परफेक्ट निज़ाम बनाए हुए हैं कि हम सोच नहीं सकते। ये हम जो ब्लिंक कर रहे हैं ये विदाउट पर्पस नहीं, रीजन नहीं है। बिल्कुल जिससे पहले मैंने अर्ज किया कि आंख जो है ये कैमरा है बिल्कुल। अब कैमरे में सबसे बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आ जाएगा लेंस। उसकी अगर उसी पे खराशें आ गई तो फिर तो सारी चीज जो है वो अब हम ब्लिंक जो कर रहे हैं इसको पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सामने जो काला एरिया है, कॉर्निया जो है, ठीक है। अब उसके लिए फ्लूइड आंख की सरफेस पे हर वक्त फ्लूइड बनता है, ताकि आंख में अगर कोई जरासीम चला जाए निकल जाए बाहर। आपने देखा कोई चीज़ पड़े कॉमनली के तो वो पानी ज़्यादा आता है, अल्लाह ताला ने बड़े डिफेंस मैकेनिज्म बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ भी निकल जाएगी। इसके अलावा क्योंकि अगर आप देखें स्किन जो है इट इज़ नेवर फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसी तरह आंख जो है एक्सपोज्ड एरिया है, इसमें जरासीम हो सकते हैं। तो आंख में हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ ऐसा निज़ाम बनाया कि फ्लूइड बनता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो फ्लूइड जो है मुख्तलिफ ग्लैंड बना रहे हैं। ठीक है,
एक तो है मसल ग्लैंड है जिसको हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, जिससे आप रोते हैं तो पानी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है जी, या कोई चीज़ बड़े ज़्यादा आ जाता है, वो तो उसका जो टीयर फिल्म का वाटर कंटेंट है। उसके बाद जो है एक म्यूकस होता है जो कि झिल्ली हमारी जो कंजक्टाइवा उसमें से ग्लैंड बना रहे हैं। अब असली जो तीसरा है ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो होते हैं लिड, उसकी ओपनिंग होती है लिड मार्जिन, ठीक है। जब उनकी डिसफंक्शनिंग हो जाए तो अमूमन ये प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद रफीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा। 55 साल उम्र है मेरी और मैं लेंस लगाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? शुगर से रिलेटेड आपकी आंखों में मसला है? जी आंखों का मसला है, तो मैं लेंस लगाना चाहता हूँ, अभी मैंने चश्मा लगाया हुआ है। अच्छा ठीक है प्रोग्राम देखिए, आपको जवाब देते हैं। हैदराबाद से कॉल आई और वो लाहौर का चैनल देखें। 55 साल उम्र है, शुगर के पेशेंट हैं, चश्मा लगाते हैं, वो लेजर कराना चाहते हैं, इज इट फिजिबल? लेजर नहीं, वो लेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा लेंस। देखिए जी, इनके लिए मेरी अर्जी है कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि देखना कि पर्दे में कोई मसला तो नहीं आया हुआ, ठीक है। अगर तो आंख के पर्दे में शुगर के असरात मौजूद हैं दरमियान वाले एरिया में सोजन है, तो हमेशा पहले उसको ट्रीट करना है जी। क्योंकि इनका जो सवाल है वो ये है कि ये ऑपरेशन करवा के आंख के अंदर लेंस लगा सकते हैं। अब अगर ऑपरेशन करें तो नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, ये एक भी चोट है। हाँ, फिर उसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। अब वो पीछे जो है, पीछे अगर सोजन मौजूद है, नॉर्मली भी ऑपरेशन के साथ सोजन होगी, लेकिन अगर पहले से मौजूद है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो पहले अगर पर्दा ठीक है तो ये टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, पर्दा अगर इनका ठीक है तो लाजमी इनको ऑपरेशन करवा के लेंस डलवा लें। और अगर नहीं ठीक तो फिर पहले नहीं, फिर भी करना होता है, ट्रीटमेंट तो करना है ना, फिर उसको ट्रीट करके फिर करें। अच्छा ठीक है, मतलब 2 तरीके कार होते हैं कि पहले आप चेक करा लें कि आपकी सोजिश है या नहीं है। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए और हमेशा जब आप आते हैं तो हम बहुत डेडिकेट इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आंख एक ऐसा मसला है कि आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप कहीं पर भी रेस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब आप रेस्टलेस हो जाते हो। तो उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप तशरीफ लाए और इसी तरह आप पेशेंट्स को ट्रीट करते रहें। आई रियली होप, गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। अब आपसे मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ मौसम भी अच्छा है, दुआ कीजिएगा मौसम ऐसा ही रहे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।